नमस्कार मेरे भाई, मैं हूँ आपका भाई आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द KISI। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि संविधान सभा की माँग जब हम लोग कर रहे थे ब्रिटिशों से, तो ब्रिटिश सरकार भी अपनी कुछ शर्त रखी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये हमें से कहा कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में पहले हमारा साथ दे दीजिए, उसके बाद हम आपको आज़ाद कर देंगे और आप लोग अपना संविधान सभा बना लीजिएगा, जिसके थ्रू आप संविधान अपना बनाइएगा। ठीक है? तो हम लोगों ने ये कहा नहीं, नहीं, पहले आप हमारा संविधान सभा बनवाइए, उसके बाद हम आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देंगे। ठीक है? तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट वहीं से फिर शुरू करते हैं। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की सरकार थी। विंस्टन चर्चिल जो है लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी से था और उसने ये सब बातें कह रही थी कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका संविधान बनवाएंगे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में विपक्ष के रूप में वहाँ का जो नेता था उसका नाम था क्लीमेंट एटली और क्लीमेंट एटली के पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। और क्लीमेंट एटली ने भारतीयों से एक बात ये कहा था कि ये भारत के लोग, यदि ब्रिटेन में हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को आज़ाद कर देंगे, आप अपना संविधान सभा बना लीजिएगा और उसके बाद जिसके थ्रू आप अपनी संविधान का निर्माण कर लीजिएगा। ठीक है? आइए अब यही इसी बात को हम लोग देखते हैं आगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर जाती है। विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर जाती है। जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से था। जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से था। जब ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की सरकार गिरती है तो ब्रिटेन में पुनः चुनाव होता है, जिसके बाद वहां का पीएम क्लीमेंट एटली बनता है और ये क्लीमेंट एटली जो है इसके पार्टी का नाम लेबर पार्टी था। और ब्रिटेन में पुनः चुनाव होता है। उसके बाद ब्रिटेन में पुनः चुनाव होता है। पुनः चुनाव होता है। और लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के और ब्रिटेन का पीएम और वहां और क्लीमेंट एटली, ऐसे लिखिए, और क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है।
और क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। और इसके पार्टी का नाम था, इसके पार्टी का नाम था इसके पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। चूंकि ये जो क्लीमेंट एटली है, इसने भारत के लोगों से ये वादा किया था, कहा था, ये भारत के लोग, यदि यदि ब्रिटेन में हमारी सरकार बनती है तो हम आप लोगों को आजाद कर देंगे, आप अपनी संविधान सभा बना लीजिएगा, ठीक है। और ब्रिटेन में इसकी सरकार बन जाती है और इसने अपने वादे के थ्रू भारत के लोगों को संविधान सभा बनाने की परमिशन दे देता है। लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या होता है, इसको कौन भेजा था और ये किस लिए भारत आया था, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब हमारा अगला हेडिंग होगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन को किसने भेजा? कैबिनेट मिशन को क्लीमेंट एटली के द्वारा भेजा गया। जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप लोग भी बना लीजिएगा। क्लीमेंट एटली, इटली जो भी कहिए, क्लीमेंट एटली ने भेजा था। और कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य मिशन था ये, इसमें 3 लोग आए थे। और ये 3 सदस्य कौन कौन से थे? पहला था पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य थे, 3 सदस्य। पहला पैथिक लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस। और ये जो पैथिक लॉरेंस है, ये इस मिशन का अध्यक्ष था। अध्यक्ष। और दूसरे सदस्य का नाम था एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। और तीसरे सदस्य का नाम था और तीसरे सदस्य का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, लिख लीजिए। और ये जो एवी अलेक्जेंडर था, ये उस समय ब्रिटेन का नेवी मंत्री हुआ करता था। नेवी मंत्री था। और ये जो स्टेफोर्ड क्रिप्स है, ये व्यापार मंत्री हुआ करता था। व्यापार मंत्री, ठीक है। अब इस कैबिनेट मिशन को क्लीमेंट एटली ने भेजा क्यों भारत में? इसका उद्देश्य क्या था, क्यों आया भारत? तो क्लीमेंट एटली ने इसको इसलिए भेजा कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन का 2 उद्देश्य थे। पहला,
भारत में संविधान सभा का निर्माण करवाना और दूसरा भारत में अंतरिम सरकार बनाना। ठीक है, लिख लीजिए कैबिनेट मिशन के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना। और दूसरा उद्देश्य क्या था इसका? भारत में अंतरिम सरकार बनाना। ठीक है, लिख लीजिए इतना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा अगला हेडिंग होगा संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो भी लेना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, अर्थात मिटा रहे हैं। अब आप लोग अगला हेडिंग डालिएगा संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा का निर्माण। कि भाई अब तो ब्रिटेन का जो पीएम था उसने परमिशन दे दिया। परमिशन क्या दे दिया? उसने कहा कि चलिए हम आपका संविधान सभा बनवाते हैं। अब भाई संविधान सभा जब हमारा बनना शुरू हुआ तो कैसे कैसे संविधान सभा बनेगा, ये देखिए। ठीक है, कैसे कैसे निश्चित किया जाएगा कि संविधान सभा बनाया जाए। तो संविधान सभा को बनाने के लिए भारत से कुछ लोगों को चुना जाएगा। और वो लोगों को कैसे चुना जाएगा, अब हम इस प्रक्रिया को आगे देखते हैं। उस समय कुल 389 सीटें हुई। 389 कुल संविधान सभा की कुल 389 सीटें थी। और ये 389 सीटें किस आधार पर थी कि भारत की प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। यहां पर लिख लीजिएगा, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर
एक सीट का निर्धारण, पर एक सीट निर्धारित किया गया था। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारित किया गया। इस प्रकार भारत में इतनी जनसंख्या थी कि कुल 389 सीटें बनकर आई। और ये 389 सीटें कैसी थी, कौन कौन सी थी, उसको हम देख लेते हैं। और इन 389 सीटों में से कुछ तो ब्रिटिश प्रांत से थी, ब्रिटिश प्रांत से थी, और कुछ कमिश्नरी प्रांत से थी। एक कमिश्नरी प्रांत क्या होता है अभी हम समझ रहे हैं। कमिश्नरी कुछ तो कमिश्नरी और कुछ सीटें जो हमारे देश के राजा रजवाड़े हुआ करते थे उनकी तरफ से, राजा रजवाड़े। ब्रिटिश प्रांत से कुल 292 सीटें थी, 292, और कमिश्नरी प्रांत से 4 सीटें थी, 4 सीटें थी, और राजा रजवाड़े की तरफ से 93 सीटें। ठीक है। और ये 4 कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 4 ही हैं तो उनको याद करना आसान होगा, इसलिए जो 4 कमिश्नरी प्रांत हैं उनको हम देख लेते हैं। और ये जो ब्रिटिश प्रांत 292 सीटें हैं, इनको फालतू में याद करने से कोई फायदा है नहीं, एग्जाम में पूछा उठा नहीं जाता है। तो आप इतना याद कर लीजिए कि ब्रिटिश प्रांत से 292 सीटें थी, और कमिश्नरी प्रांत से 4 सीटें थी, और राजा रजवाड़ों की तरफ से 93 सीटें थी। और कमिश्नरी प्रांत की 4 सीटें जो थी वो कौन कौन सी थी। पहला है अजमेर, और दूसरा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। एक मिनट में जरा देख के कैमरे में आता हूं कि सब दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिखेगा तो नीचे कर जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ दिख रहा है। और तीसरी सीट क्या थी, कुर्ग, और चौथी थी दिल्ली, दिल्ली। अजमेर जो कि वर्तमान में राजस्थान में है, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, और ये जो कुर्ग है वर्तमान में हमारे कर्नाटक प्रदेश में स्थित है। और दिल्ली, दिल्ली तो आप लोग जान ही रहे हैं कहाँ पर है। और ये कमिश्नरी प्रांत होता क्या है, जैसे आज के समय में केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, ठीक उसी प्रकार उस समय केंद्र शासित प्रदेश को ही कमिश्नरी प्रांत कहा जाता था। और ये ब्रिटिश प्रांत क्या है, ब्रिटिश प्रांत जैसे वर्तमान में हमारा उत्तर प्रदेश, जहां पर ब्रिटिश सरकार रूल कर रही थी, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, इन सब टाइप के जो प्रदेश हुआ करते थे उनको ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत रखा गया। और राजा रजवाड़े क्या है, क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था उस समय पूर्ण रूप से गुलाम नहीं था। कुछ जगहों पर तो ब्रिटिश सरकार कंट्रोल कर रही थी, लेकिन कुछ जगहों पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, राजा लोग हुआ करते थे, और राजा के यहाँ चुनाव नहीं होता था। अर्थात इन्होंने 93 लोगों को, 93 सीटों जो उन्हें मिली थी उनको अपनी तरफ से मनोनीत करके भेजा था। मनोनीत मतलब अपनी तरफ से चुन लिया कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये जाएंगे, यहाँ से ये जाएंगे। और जबकि जो ब्रिटिश प्रांत है और कमिश्नरी प्रांत से, यहाँ से जो संविधान सभा का चुनाव लड़ा था उनको जनता ने वोट दे करके भेजा था कि जाइए भैया आपको हम जिता रहे हैं और आप हमारी तरफ से संविधान का निर्माण कीजिए। ठीक है। और इस प्रकार यहाँ पर लिखिएगा, इनका चुनाव के माध्यम से भेजा गया था, इनका चुनाव हुआ था। इनका चुनाव हुआ था, अर्थात इनको वोट दे करके जिताया गया था। जितने जो लोग लड़ रहे थे उनको वोट के माध्यम से भेजा गया था, जबकि इनको
जो राजा रजवाड़े की तरफ से आए थे, इनको मनोनीत करके भेजा गया था। मनोनीत, इनको मनोनीत करके भेजा गया था राजा रजवाड़ों की तरफ से, और इनको जो ब्रिटिश प्रांत से थे उनको वोट के माध्यम से भेजा गया था। जैसे आज के समय में होता है ना कि सांसद चुनाव लड़ता है, सांसद को हम लोग वोट दे करके भेजते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश प्रांत में जो संविधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे इन क्षेत्रों से, उनको वोट दे करके भेजा गया था। जबकि जो इन क्षेत्रों से थे वहां के राजा रजवाड़े अपनी तरफ से उनको मनोनीत करके भेजे थे, भैया ये हमारी तरफ से जाएंगे और संविधान बनवाएंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित हुई थी। चुनाव का मतलब निर्वाचन ही होता है, निर्वाचित हुई थी। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लोग ऊपर लिख सकते हो। मिटा रहे हैं हम इसको, और आगे की जो बातें हैं उनको हम देखेंगे। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि नहीं समझ में आएगा, आप लोग समझेंगे समझ में आ जाए। क्योंकि ये संविधान का इतिहास है, इसलिए थोड़ा इसको समझने में दिक्कत हो सकती है। बट अभी जब हम लोग आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे और धारा वारा सब पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत मजा आएगा। अनुच्छेद जब पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है, तब वहां पे अच्छा लगेगा पढ़ने में। क्योंकि भाई ये इतिहास है, इतिहास में तो पढ़ना पड़ेगा। इतिहास पॉलिटी का इतिहास है, ऐसा नहीं कि हमारे देश का इतिहास है। क्योंकि सिलेबस में है, क्योंकि हमने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया भाई हम यूपी पीसीएस लेवल तक का पढ़ेंगे, और यूपी पीसीएस लेवल तक का पढ़ रहे हो तो इन सबको पढ़ना जरूरी है। क्योंकि हम पॉलिटी को उस लेवल तक का पढ़ेंगे कि यदि आप लोग एक बार पॉलिटी पढ़ लोगे तो दोबारा आपको लाइफ में कभी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, आगे लिख लीजिएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत की गई थी। और संविधान सभा का जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, और उस समय उनको वोट देने का अधिकार किसको था, यहां तक लिख लीजिए। उसके बाद हम ये समझते हैं कि वोट कौन कौन से लोग दे सकते थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मिटा रहे हैं। अब हम संविधान सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझेंगे। संविधान सभा के निर्वाचन के निर्वाचन का तरीका।
पहला पॉइंट लिखिएगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन था जो कि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित थे, जो कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। अब दूसरा पॉइंट ये हमारा होगा, सीमित मताधिकार पर निर्वाचन हुआ था। और ये सीमित मताधिकार क्या है, इसको हम समझ रहे हैं। सीमित मताधिकार पर निर्वाचन हुआ था। और ये सीमित मताधिकार पर निर्वाचन हुआ था, इसका मतलब क्या है, वोट देने का अधिकार सबको नहीं था। उस समय सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। जैसे कि वर्तमान के समय में देखा जाए तो आज के समय में 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सभी लोग वोट दे सकते हैं। बट उस समय क्या हुआ करता था कि जो अमीर लोग होते थे वही वोट दे सकते थे, और जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे वही वोट दे सकते थे। बस यही दो प्रकार के व्यक्ति ही वोट दे सकते थे। केवल पढ़े लिखे व्यक्ति और संपत्ति से और जिनके पास अधिक संपत्ति थी वही लोग वोट दे सकते थे। सीमित मताधिकार पर निर्वाचन हुआ था, अर्थात इसके कहने का मतलब है जो लोग पढ़े लिखे थे वही वोट दे सकते थे, और जिनके पास संपत्ति अधिक थी वही लोग वोट दे सकते थे। उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। लिख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब आप लोग आगे देखिएगा, क्योंकि जो हमारी 389 सीटें थी, इनमें से 296 सीटों पर 292 प्लस 4, 292 जो है ये ब्रिटिश प्रांत की सीट थी, और जो 4 है कमिश्नरी प्रांत, इन सीटों पर अर्थात 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था। और जब ये निर्वाचन हुआ तो किसको कितनी सीट मिली, कौन कौन से लोग कितने लोग कितना जीते सीट, कितने लोग कितनी सीटें जीती, इनको हम देख लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, अभी आप लोग देखिए। और जब 296 सीटों पर चुनाव हुआ, तो इनमें से 208 सीटें जो हैं कांग्रेस को मिली। कांग्रेस और 75 और 73 सीटें
मुस्लिम लीग को मिली। मुस्लिम लीग को मिली और 15 सीटें अन्य पार्टियों को मिली। क्योंकि उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग यही जो दो बड़ी पार्टियां थी, जैसे आज के समय में आप देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, वैसे उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो बड़ी पार्टियां हुआ करती थी। और जब चुनाव का ये परिणाम निकल करके आया तो 200 तो क्योंकि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और कांग्रेस को 208 सीटें मिली, तो मुस्लिम लीग को लगने लगा कि नहीं भाई ये तो गलत हुआ है, हमको कम सीटें मिली और कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिल गई। इसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और इसने मुस्लिम लीग ने ये मांग कर दिया कि नहीं भैया हम अलग होंगे, अपना अलग देश बनाएंगे इस्लाम के नाम पर। और इसने इस्लाम के नाम पर एक अलग देश की मांग किया जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। और ये पाकिस्तान इस प्रकार भारतीय संविधान सभा का विभाजन हो जाता है। यहाँ पर नीचे हम लिख दें क्योंकि अधिकांश सीटें कांग्रेस को मिली, इसी बात से नाराज होकर और मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली। और मुस्लिम लीग को कम सीट मिली। इसी बात को लेकर के इसी बात को लेकर 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो जाता है। आप लोग लिख लीजिए इतना। ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग, तो हम इसको मिटा रहे हैं। क्योंकि 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हो गया, तो उसमें से कुछ सीटें जो थी, टोटल सीटें जो थी 389 सीटें थी। जब संविधान सभा का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान अलग देश बन गया, तो इनमें से 299 सीटें भारत को मिली और बाकी बची सीटें पाकिस्तान के पास चली गई। और अब इस 299 सीट में कौन कौन सी थी? 226 सीटें जो है ब्रिटिश प्रांत से थी और 3 सीटें कमिश्नरी प्रांत से। और 70 सीटें
राजा रजवाड़ा, राजा रजवाड़ों की। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात को आप लोग समझे होंगे। बट यदि कहीं पर भी डाउट आया हो आप लोगों के मन में तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, बस आप लोग यहीं से लिख लीजिएगा। क्योंकि अब हमारा संविधान सभा बनकर रेडी है, तो अब हम देखेंगे कि संविधान सभा हमारी संविधान को कैसे बनाती है, और अब आगे हम संविधान को बनाने की प्रक्रिया को देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो यहाँ तक के देखने के लिए। बाकी हम कल के वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोगों से। एक चीज हम बताना भूल गए, इसको लिख लीजिए। कमिश्नरी प्रांत जो थी तीनों कौन कौन सी थी? पहला था अजमेर, दूसरा था कुर्ग, और तीसरा था दिल्ली। क्योंकि जो चौथा था बलूचिस्तान, वो पाकिस्तान में चला गया था, इसलिए उसको छोड़ दिया गया।